गैर से बातें करना, गैर से दिल मत लगाना, तुम नई नस्ल की मोहब्बत मत बन जाना। So, आज की जनरेशन में क्या हो रहा है ना कि सेक्स तो मिल जा रहा है लोगों को, सुकून नहीं मिल पा रहा है। कि वो क्या था, आजकल की मोहब्बत के अजब सितम, चेहरे पर शुरू बिस्तर पर खत्म। ये जिस्म खुश रूह उदास लिए फिरते हो, ये किस किस्म की मोहब्बत किए फिरते हो। मैं कभी भी ये सोच के नहीं लिखता कि मुझे बहुत गहरी बात लिखनी है, मैं हमेशा ये सोच के लिखता हूँ कि मुझे बहुत सादी बात लिखनी है। आई कैन राइट अ बुक चीटिंग। बहुत लोग खरीदेंगे इनको गिफ्ट करने के लिए आगे लोगों को। थैंक यू। मुंह पे मार के जाएंगे। जवानी की सीख हमें अक्सर बचपन में ही मिल जाती है, जवानी में आके तो हमें सिर्फ एहसास होता है। बड़ों की बातें जो होती हैं और आंवले का स्वाद जो है वो थोड़ी देर के बाद ही आपको जाके पता चलता है, पहले नहीं समझ आता, पहले कड़वा लगता है। मैंने अपनी दादी की कहानियां सुनी है, मैंने प्रेमचंद जी को नहीं पढ़ा, मैंने गुलजार साहब की कविताएं पढ़ी है, मैंने उनकी कहानियां नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी दादी दुनिया की बेस्ट स्टोरी टेलर। ना तो शेर है, ना शायरी, ना ख्याल है, ये सिर्फ एक डायलॉग है। वो लिखा था कि ना तुझसे कोई पहले, ना तेरे कोई बात, अब तुझसे मोहब्बत है और मोहब्बत जिंदाबाद। कहानियां भी बड़ी कमाल की चीज होती हैं, होती बेशक पराये की हैं लेकिन लगती अपनी सी है। इससे पहले कि आप बोलो कि निक्की वाह 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 क्या लाइंस बोली हैं, लेट मी क्लैरिफाई, मेरी नहीं है। एक आर्टिस्ट ने अपनी कहानी सुनाई और उस कहानी में ये लाइंस कही, और जब वो कहानी सुनाई ना तो ऐसी सुनाई कि वहाँ मौजूद हर शख्स को रोना आया, हंसना आया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहानी बहुत अपनी सी लगी। और आज वही आर्टिस्ट मेरे साथ है इस वक्त इन द स्टूडियो, जय सिंह AKA ओल्ड स्कूल बास्टर्ड। वेलकम टू जी स्विच। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। कुछ दिनों पहले इन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में अपना शो किया, जिसको ये शो नहीं कहते, एक्सपीरियंस है। और वाकई में जब आप जाते हैं वहाँ पे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, मोहब्बत जिंदाबाद। तो अब मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये मोहब्बत जिंदाबाद जो है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको बताओ क्या है ये। इस सवाल का जवाब हम 2 साल से ढूंढ रहे हैं कि मोहब्बत जिंदाबाद है क्या। हमें जवाब नहीं मिला। सच्चाई है, जिंदगी है, कहानी है, जो आपने महसूस किया है वो मैंने महसूस किया है। मोहब्बत जिंदाबाद कुछ नहीं है, बस एक उम्मीद है हर उस इंसान के लिए जो हारा है कभी जिंदगी में, जो टूटा है, बिखरा है, जिसको कभी रास्ता नजर नहीं आया। और मोहब्बत जिंदाबाद आपको एक चीज बताएगा कि आप गिरोगे तो जरूर, और आपको ये चीज का भी एहसास खुद को दिलाना होगा कि कोई नहीं आ रहा उठाना है, आप उठाओगे, कोई भी नहीं आएगा। मोहब्बत जिंदाबाद में एक सीन होता था जो मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया। अचानक से मुझे आधी बात बोल के रियलाइज हुआ इसमें स्पॉइलर है। बट मोहब्बत जिंदाबाद इज अ जर्नी ऑफ इमोशंस दैट ऑल ऑफ अस फील। इट इज अ जर्नी जो आपका डिनाइल ब्रेक कर देगी। जो लोग कहते हैं ना कि हमें ये चीजें महसूस नहीं होती, आपको वो महसूस होंगे। एंड देन आपका डिनाइल एक तरफ खड़ा होगा और आपके इमोशंस एक तरफ खड़े होंगे। वो एक आईना है जो हम इंसानों को दिखाते हैं। वो एक इतनी सादी कहानी है, वो आपने देखा है वो शो, आपको पता है कि उसमें कुछ नहीं है, बस इंसानी रिश्ते हैं। और वो रिश्ते किस किस जगह से कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, किस इंसान पे किस रिश्ते का क्या असर पड़ता है, वो इंसान कहाँ से कहाँ जाता है। एक छोटी सी प्यारी सी दादी है उसके अंदर, मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, मोहब्बत है जो समझा जाता है। और ये जो रिश्ते हैं ना आपस में, इन सब रिश्तों के बीच में मोहब्बत है। आप ये लगा लो कि दादी और आपकी मोहब्बत का रंग गुलाबी, पापा की और आपकी मोहब्बत का रंग लाल, मेरे और सिबलिंग हो गया आपका कोई, उसकी मोहब्बत का रंग पीला, मेरे किसी महबूब के रंग साथ जो मोहब्बत है उसका नीला। ऐसे ऐसे करके तरह तरह के रंगों वाली मोहब्बतें हैं। दोस्तों की मोहब्बत, उनका एक इंद्रधनुष बना दिया है। मोहब्बत सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, हर रिश्ते में होती है। उसको सारी मोहब्बतों को एक साथ इकट्ठा करके हमने जिंदाबाद कर दिया, एंड दैट्स मोहब्बत जिंदाबाद। इसलिए लोग हंसते हैं, रोते हैं, क्योंकि वो मेरी कहानी नहीं है, वो आपकी कहानी। And that is what Mohabbat Zindabad is. I think always fail to describe Mohabbat Zindabad in words because I think it's beyond it.
it's here. So यार एज अ राइटर, एज अ स्टोरी टेलर, इतनी गहरी बातें कैसे लिख लेते हो? आई जस्ट वांट टू नो. तो मेरा राइटिंग प्रोसेस है, जिस चीज़ के बारे में मैं लिखता हूँ, मैं कभी भी ये सोच के नहीं लिखता कि मुझे बहुत गहरी बात लिखनी है. मैं हमेशा ये सोच के लिखता हूँ कि मुझे बहुत सादी बात लिखनी है, जो समझ आ जाए सबके. आपको पता है आपके चारों तरफ सनसेट होता है रोज, हर रोज होता है. कितनी बार देखते हैं हम? मैं तो एक बारी भी नहीं देख पाती. Exactly. ऑफिस में होते हैं यार हम तो. एग्जैक्टली राइट, हम ऑफिस में होते हैं. अब अचानक सोचो स्टेज शो पे आप आए हो और मैं यही बात स्टेज से बोलूं कि आपको पता है आपके चारों तरफ सनसेट होता है, और ये रोज होता है, रोज होता है, और इतना ही खूबसूरत होता है, कभी कभी इससे भी ज्यादा खूबसूरत होता है, पर आप देखते ही नहीं हो. और फिर मैं अचानक से आपको हिट होता है कि हाँ यार ये भी तो होता है. हाँ, बस वही जादू है. बस वही चीजें पकड़ी हैं मैंने जो सादा हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती हैं, जो इसलिए तो वो कहानी आपकी अपनी लगती है क्योंकि मैंने अपनी बात नहीं करी है. जो आप महसूस करते हैं मैं वही महसूस करता हूँ, और बस वही बातें मैंने स्टेज पे बोल दी. इतनी सादी बातें, जितनी सादगी के साथ आप सामने कर सकते हो, वही बातें तो खास लगता है. सिंप्लिसिटी इज अंडररेटेड. बिल्कुल. और ऐसा भी होता है ना, कुछ तो शायर जैसे बहुत कमाल लिखते हैं, लेकिन उसकी अगर आप बिल्कुल डीप डाउन जाओ ना, तो वो एक ऐसा इमोशन होता है जो हर किसी ने फील किया होता है. लेकिन मेरे को हमेशा ये लगता है कि यार ये तो मैंने भी फील किया, लेकिन ऐसा लिख क्यों नहीं पाए. सो आई थिंक वो आर्ट है, और उसी के ऊपर काम किया है, वही आर्ट है. तो वही चीज आगे मिली है. लेकिन किसकी कहानियां सुनी है आपने? मैंने अपनी दादी की कहानियां सुनी है. मैंने प्रेमचंद जी को नहीं पढ़ा. मैंने गुलजार साहब की कविताएं पढ़ी है, मैंने उनकी कहानियां नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरी दादी दुनिया की बेस्ट स्टोरी टेलर. उनको मैंने पढ़ा है, उनको मैंने सुना है, और आई डोंट थिंक उसके बाद मेरे को किसी के सुनने की ज़रूरत थी. उन्होंने बचपन में ऐसी कहानियां सुनाई जिनको पूरी तरह समझने के लिए हमें 20-25 साल लग गए. और अचानक से एक दिन दफ्तर में बैठे बैठे उनकी कोई बचपन की कहानी याद आई. मैंने बोला वो जो बचपन में सुनाई थी वो आज बता रही है कि वो सही कह रही थी. आई थिंक माई ग्रैंड मदर इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरी टेलर, स्टिल इज़, ऑलवेज विल बी फॉर मी. और वो होता है ना कि एक और है, अब सिंपल बातों की बात कर रहे थे, एक और सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जवानी की सीख हमें अक्सर बचपन में ही मिल जाती है. जवानी में आके तो हमें सिर्फ एहसास होता है. बिल्कुल. और वो कहते हैं ना कि बड़ों की बातें जो होती हैं और आंवले का स्वाद जो है वो थोड़ी देर के बाद ही आपको जाके पता चलता है. पहले नहीं समझ आता, पहले कड़वा लगता है. यस, एब्सोल्युटली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि हमारे पास जो भी मैं स्टेज पे हूँ, मेरी दादी की देन है. दादी जब बात किया करती थी तो हमेशा ऐसे हाथ हिला के बात किया करती थी, ऐसे बात किया करती थी. वो सारा सब मैंने दादी से सीखा है. क्या बात है. तो मेरे साथ क्या है, मेरा कहानियों के साथ रिश्ता ऐसा है कि मम्मी ना, मतलब दादी नानी तो थी नहीं मेरी. आई वाज सो अनफॉर्चुनेट इन दैट वे. मतलब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई कि नहीं सुन पाई, लेकिन मम्मी कहानी सुनाते थे. तो क्या हुआ कि रोज़ हम उनसे कहानी सुनते थे. दोपहर में भी सोते थे, रात में भी सोते थे. अब दोपहर में अलग कहानी चाहिए, रात में अलग कहानी चाहिए. ठीक है, मम्मी परेशान होगी. ठीक है, तो मम्मी ने क्या एक और कहानी बनाई कि अगर दोपहर में बच्चों को कहानी सुनाओ ना, तो मामू रास्ता घर भूल जाते हैं, घर का रास्ता भूल जाते हैं. ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी एक स्टोरी सुनाई कि मामू एक बारी आए, तो वो ना साथ वालों के घर चले गए, और वो ये बड़े बड़े सेब लेकर आए थे, ये बड़े बड़े फ्रूट्स लेकर आए थे, और वो सारे दूसरों के घर चले गए और वो रास्ता भूल गए थे. तो ये चलते चलते ऐसे कहानी के और वर्जन्स निकलते गए. लेकिन मतलब अब जाके मुझे रियलाइज होता है कि ये कहानियों का इम्पोर्टेंस कितना होता है हमारी लाइफ में. बहुत ज़्यादा होता है. मैं तो अभी अब मेरे शो में आए थे, आपको पोस्ट कार्ड्स मिले होंगे. मुझे नहीं मिला. नहीं ये शिकायत है मेरी. कोई बात नहीं, आप फकीर चंद आइए, आपको पोस्ट कार्ड मैं खुद दूंगा अपने हाथ से. देयर इज अ पोस्ट कार्ड इन विच देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ माय स्टोरी, वीर सिंह एंड वतन सिंह. अब आपने बोला ना कहानी कहीं से कहीं भी बदल जाती है. अभी जो नेक्स्ट पोस्ट कार्ड डिजाइन हो रहा है वो वीर सिंह और वतन सिंह जुरासिक पार्क में है, और एक डायनासोर आ रहा है और वीर सिंह वहां से भाग रहा है वतन सिंह को पकड़ के, और वतन सिंह डायनासोर को डराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है बो. सो लाइक यू नो, you took 2 characters which were from a very Hindustani folk tale, and now I put them in a very westernized concept, but the essence of Vatan Singh is still there. So यही होती है कहानियों की खास बात, कुछ भी बन जाती है. तो कोई एक कहानी बताओ, कोई एक कहानी बताओ जो दादी सुनाती थी. दादी सुनाती थी एक होती थी उनकी ना कि एक बहुत सादी सी, बहुत सिंपल छोटी 2 मिनट की है. वो बताती हैं कि एक पहाड़ों की दुनिया हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत सी, बहुत खूबसूरत. और उन पहाड़ों की दुनिया में क्या होता था कि ऐसे सामने पहाड़ लगे होते थे,
और वो पहाड़ ऐसे बनाती थी जो हम बचपन में जैसे डायग्राम बनाते हैं, वो Triangle, ड्राइंग triangle, बनाते थे triangle, ट्रायंगल और बीच से ऐसे सूरज निकल रहा है। वही इमेजिन होता है एग्जैक्टली। तो वहाँ पे सूरज निकलता था। वो कहती जब उन दो पहाड़ों के बीच में से जहाँ से सूरज निकलता था वहां से एक झरना बहता था और झरना आके जमीन पे गिरता था। वो झरना शायद वो झरना था जो परियों की जमीन को हमारी सरजमीन से जोड़ता था। तो पूरी चांद की रात में जब वो झरना बहता था तो वहां से परियां उतरती थी। उसके साइड में एक पेड़ था, चिनार का पेड़। उस चिनार के पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा होता था जिसका नाम फकीरा था और वो बार बार कहता था मैं फकीरा, मैं फकीरा, मैं फकीरा, दुनिया का भेद मैं जानूं, मेरा भेद ना जाने कोई। दुनिया का भेद मैं जानूं, मेरा भेद ना जाने कोई। मैंने देखी हैं परियां, मैंने देखी हैं परियां। और पूरा जमाना कहता पागल है, कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी जमीन में एक घर हुआ करता था। उस घर में यही लोग आए, ये फकीरा का घर हुआ करता था। तो गांव वालों ने बोला कि ये फकीरा बहुत उधम मचा रहा है आजकल, सारा टाइम चिल्लाता रहता है, रात को कुछ गड़बड़ है, तो एक काम करते हैं इसका घर जला देते हैं क्योंकि ताकि ये यहाँ से निकल जाए। तो उन्होंने जब घर जलाया तो वहां पे आया एक राक्षस और वो राक्षस कहता है कि इस झरने का जो पानी है वो झरने का पानी लेके आप इससे बुझा दो। और गांव वालों ने झट से उसकी बात मान ली कि राक्षस सही कह रहा है। तो उन्होंने उसको बाल्टी दी राक्षस को। वो राक्षस गया, झरने से पानी भरा और डाल नहीं जा रहा था, फिर वो पानी पी गया। और जब उसने पानी पिया तो वो तो जल रहा था, पर वो जो झरना था जो एक पवित्र जमीन से, परियों की सरजमीन से आता था, उसमें राक्षस का अंश मिल गया और वो ऊपर वाली जमीन अपवित्र हो गई। और ये कहानी मेरे को कभी समझ नहीं आई कि दादी क्यों बता रही है। दादी ये बता रही थी कि आज के ज़माने में हम बुराई पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और जैसे ही कोई बुराई पे विश्वास करता है, लोगों ने राक्षस पे विश्वास किया, तो जो पवित्र और प्यारी सी सरजमी होती है ना, वो भी अपवित्र हो जाती है। और सच को मानने के लिए कितने प्रूफ चाहिए हमें, है ना? और तो फिर फकीरे का पता चला कि फकीरा कौन था। फकीरा कुछ नहीं था, मजनू था, पागल था। उसने परियां जब देखी तो इतनी खूबसूरती देख के वो पागल हो गई। तो बस। तो ये कहानियां सुनते सुनते खुद कैसे स्टोरी टेलर बन गए? आई थिंक मैं बहुत पहले बन चुका था। मैं बहुत पहले ही बन चुका था स्टोरी टेलर। मैंने स्टेज बाद में सीखा है। कहानियां तो मैं बहुत पहले से लिखता आ रहा हूँ। कहानियां अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी तो एक कहानी ही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप भी एक कहानीकार हो। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर किसी के अंदर वो टैलेंट है। कोई कुछ बहुत अच्छे से सुना सकता है, किसी की कहानी में आपको इंटरेस्ट नहीं बन पाता क्योंकि उसको शायद कुछ टेक्निकलिटीज नहीं पता, डिटेलिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है। पर मैं कहानीकार बहुत पहले बन चुका था। कई बार क्या होता है ना कि जब आप शेरो शायरी पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी किताबें, मान लो आपने शेरो शायरी की पढ़ी, आपने वो सारी नॉलेज अब्जॉर्ब की है, आपको रियलाइज नहीं हुआ है पर आपने अब्जॉर्ब किया। पर जब आप लिखने बैठेंगे तो वो जो नॉलेज आपने गेन करी है ना, तो वो आपका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट डालेगी। तो बचपन से जितनी कहानियां सुनी है, स्टोरी टेलर मेरे को बहुत पहले बना दिया है। कहानियां मैं बहुत पहले से लिख सकता था, उनको परफॉर्म कैसे करना है वो मैंने बाद में सीखा है। एंड दैट्स द जर्नी दैट मोहब्बत जिंदाबाद हैज गिवन मी। बिल्कुल। इससे मुझे याद आया, सज्जाद अली जो सिंगर हैं, बहुत कमाल के सिंगर हैं, उनकी ना एक गाने की लाइन है कि जावे जा सज्जाद अली तू बड़ा सिंगर बनना है, बचपन सुनिया लेना फड़ के इधर उधर करना है। अच्छा। तो जो हमने बचपन में सुनी होती है बस इधर उधर करना होता है। और यही मुझे लग रहा है कि ये एक आर्ट है अगेन, है ना, जो कर गया तो वो कर गया, और जिसने इसके ऊपर फोकस कर लिया तो। सज्जाद अली साहब का एक वो भी गाना है ना कि ये दुनिया पुरानी है, ना तुम समझे ना हम समझे, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं, मैंने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया यार। उनको एक्सप्लोर करो। ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट राइटर्स। आई वुड से सिंगर तो एक साइड में, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट राइटर्स। लव हिम, एब्सोल्युटली लव हिम। और कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने थोड़ा सा इंस्पायर किया लिखने के लिए? स्टोरी टेलिंग में, एज आई सेड, आई हैव नेवर रेड स्टोरीज, आई हैव ओनली रेड पोएट्रीज एंड आई हैव ऑलवेज गॉट दिस वन फेवरेट। मैं सारी उम्र उनकी तरफ बायस रहूंगा, उनके अलावा मैं और कुछ अगर कोई मुझसे पूछेगा भी ना, अगर मुझे किसी का शेर उनके शेर से अच्छा भी लगा होगा ना, तो मैं फोर्सफुली डिनाई करूंगा कि नहीं उन्हीं का बेटर है। बायस्ड हो। हाँ, बिल्कुल बायस्ड हूँ मैं, बिल्कुल बायस्ड। एंड दैट इज राहत इंदौरी साहब। पहला जो मैंने उनका शेर सुना था, कभी लाइफ में जो पहला शेर सुना था, वो था कि शाखों से जो टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। एंड आई थिंक उसने जीने का एक ऐसा अलग सा हौसला दे दिया कि उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो राहत इंदौरी साहब वॉक्ड इनटू माय लाइफ व्हेन आई नीडेड हिम द मोस्ट, व्हेन आई नीडेड समवन टू बी देयर, एंड दैट हैपेंड टू बी जस्ट राहत इंदौरी साहब थ्रू हिज बुक। एंड आई थिंक उसके बाद नेवर लुक्ड बैक। एनीवे, एक और है उनका बड़ा प्यारा सा है,
वो तो ऐसा दर्द है उसके अंदर तो कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। क्या बात है। वो कह रहे हैं कि इतने हाथ खाली हैं तुम्हारे शहर से जाते हुए कि मेरे पास जान भी नहीं है, मैं तो बहुत पहले मर चुका हूँ, कि जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। आई लव हिम, आई एब्सोल्युटली, आई एम अ फैन गर्ल। फैन गर्ल, यू फैन गर्ल, द वर्ड, नो द वर्ड हैज बीन चोजन वेरी केयरफुली। बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि अपना जो फेवरेट आर्टिस्ट है, जैसे आपने बताया कि उसके लिए बायस तो हम होते ही हैं, है ना, कि उससे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन जब वो ज्यादा एक्सप्लोर हो जाते हैं और ज्यादा लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं, और इस तरीके से जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल हो रहा है कि एक गाना अपना फेवरेट है, हम चाहते हैं वो आर्टिस्ट पॉपुलर हो, उसको वो शान शौकत मिले, लेकिन जब वो ज्यादा चलने लगते तो ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे थे ना, ये क्यों इतने क्यों मतलब लोगों में पॉपुलर हो गए। तो कभी ऐसा हुआ है? हुआ तो है, पर मैं चाहूंगा नहीं कि किसी के साथ ऐसा हो। भाई किसी के घर की रोटी क्यों रोकनी। हाँ। सीधी सी बात है, मैं चाहता हूँ भाई सब फेमस हो, सब वायरल हो, बट हाँ थोड़ा सा वो होता है ना कि देयर आर सम सॉन्ग्स जिनके साथ आपकी पर्सनल अटैचमेंट होती है, आप सोचते हो कि नहीं यार ये मैं अपने पास ही रखता हूँ। कोई आपको बोलता है यार कोई बढ़िया सा गाना भेज दे, आपके दिमाग में आता है अचानक से वही गाना, बोलते हैं पर ये नहीं भेजेंगे, दूसरा भेजेंगे कि है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। जैसे मेरे साथ ना अली सेठी का था, तो मुझे लगता था ये यार ये आर्ट तो कोई और डिस्कवर कर ही नहीं सकता, ये तो मैंने की है। मतलब मुझे ऐसा लगता, और जब आप पार्टीज में जाओ और आप गाना लगा दो, ओ माय गॉड क्या सुना दिया, है ना, लेकिन मैं फिर भी गाना नहीं बताती थी लोगों को, खुद से ऐसे कर लो तो कर लो। तो ये चीज yes it is there, it's very real, it's very human। मतलब हाँ, ये वाली बात तो मैं समझती हूँ कि ठीक है यार, आर्टिस्ट के अगर मैं समझूँ ठीक है, हर किसी को पता चलना नहीं, चाहिए, पर वो लेकिन चीज कुछ होती है पर्सनल ना है जो दिल के पास, जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, कुछ चीजें जो बहुत स्पेशल होती हैं, हम दुनिया के साथ थोड़ी बांटते हैं वो। इट्स वेरी सिंपल ह्यूमन इमोशन। जो आपने ये बात बताई है, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ वेरी कोर ह्यूमन इमोशन की जो चीजें हमें प्यारी होती है ना, वी आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट, और कुछ नहीं है वो, होता है। आपके कौन है फेवरेट सिंगर? My favorite singer, so different genres. English में मेरा favorite band है, The Script, Ali Sethi, and I think, sorry to disappoint people, but I still think that Mohammed Rafi was better than Kishore Kumar, and Sonu Nigam, Sunidhi Chauhan I absolutely love, and I think current day में I would say one of the most unique voices ever to exist in Bollywood, शिल्पा राव। वो जो आवाज, मखमली आवाज है ना उनकी, वो मखमली भी है, वो खुरदरी भी है, पता नहीं वो क्या है। शी इज मैजिक, शी इज एब्सोल्यूट गोल्ड। एंड पापॉन, लव हिम, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। नुसरत फतेह अली खान साहब, मेहदी हसन, बहुत सारे हैं, बट माई, अगर इफ आई वर टू रेट English solo singer, top Bryan Adams, band Script, Mohammed Rafi, Sonu Nigam, शिल्पा राव। पर ज्यादा किसका, मतलब एज एन आर्टिस्ट जब आप लिख रहे होते हैं, आई नो कि अलग अलग एक प्रोसेस होता है, बट किसकी आवाज से या किसकी ऐसी लिखावट से आपने ज्यादा खुद को मैं जब लिखने बैठता हूँ, किया? तो मैं इंस्ट्रूमेंटल सुनता हूँ। आई डोंट लिसन टू वोकल्स हिंडर विद योर थॉट प्रोसेस। आप सोच कुछ और रहेंगे, अचानक से वोकल कुछ और कह रहा है, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चला जाता है। मैं इंस्ट्रूमेंटल सुनता हूँ, और मैंने एक बहुत हैप्पी इंस्ट्रूमेंटल को सुन के एक बहुत सैड सीन लिखा हुआ है। सो वो आपका एक दिमाग बहुत फ्री फ्लोइंग चलता है फिर। तो मेरा, अगर आप प्लेलिस्ट भी देखेंगे तो माय टॉप 6 मोस्ट प्लेड सॉन्ग्स आर जस्ट इंस्ट्रूमेंटल्स विदाउट वोकल्स। वोकल्स मैं तब सुनता हूँ जब मैं खाली बैठा हूँ चेयर पे। It's not a part, vocal songs are not a part of my creative process. They are a part of my relaxing process. वो है, थेरेपी होती है, थेरेपी यार, होती तो है, है ना? yes it is, बिल्कुल it उनके is. वर्ड्स में, यार क्या लिख दिया, क्या गा दिया, कैसे गा दिया। I remember my one of the most expensive buys is a speaker. मार्शल का मैंने स्पीकर Nice लिया था, investment. बहुत बड़ा स्पीकर लिया मैंने। इतना बड़ा मेरा रूम नहीं है। मेरे पड़ोसी कंप्लेन करते हैं उस स्पीकर के बारे में, डजंट मैटर। और पता मेरे साथ भी यही होता था, मैं अच्छे गाने लगाती थी तो जब मैं हॉस्टल में रहती थी, साथ वाली लड़कियां आ जाती थी कि क्या यार क्या तंग कर रही है, गाने सुनो यार कितनी अच्छी है। बहुत मतलब म्यूजिक इज फूड फॉर सोल। कुछ ऐसी चीजें आपने ना बड़े मजाकिया तरीके से उसमें बता दी है, जैसे पेट्रियार्की, फेमिनिज्म,
मार्केट में बड़े चल रहे हैं ये वर्ड, लेकिन अभी तक जो लोग इसका झंडा लेके भी घूमते हैं, दे डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. सो आप मुझे बताओ कि आपके लिए क्या है ये. पहले फेमिनिज्म से शुरू करते हैं. फेमिनिज्म के बारे में बात करता हूँ मैं, और बड़े मजाकिया एक तालकोटोरा से ही बात करता हूँ. तो मैंने जब भी पेट्रियार्की और फेमिनिज्म की बात करी है शो में, मैंने सरकाज़म से करी है. एक जगह पे बस मैंने पॉइंट एस्टैब्लिश किया कि ये गलत है, बट हर जगह मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट एक जगह पे एक कैरेक्टर है शो में जो मेरे पापा को ये कह देता है कि माय बॉडी माय चॉइस, और मैं कह देता हूँ ये बात मेरे पापा को आज तक समझ नहीं आई. उस लाइन पे कोई नहीं हंसता है, बट दैट लाइन इज स्टिल देयर इन द शो बिकॉज आई लाइक टू से इट. That is me implying that my father doesn't understand the meaning of my body, my choice. And that is basically a representation of so many people and a representation of so many girls out there who don't understand what a no means no is. तो वो एक मजाक के तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि देर उस टाइमलाइन में जय जैसा है उसको भी नहीं पता है, so he will react like that. तो वो है. और फेमिनिज्म फॉर मी इज basically equality, and I very strongly believe that the oppressed don't know that they are oppressed. यही तो पॉइंट है पूरा. तो वो उनको रियलाइज कर पाना कि भाई हम ऑप्रेस्ड हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल लाइफस्टाइल, वहां पे असली फेमिनिज्म निकल के आएगा ना. चेंज दैट. और एक और लाइन थी ना कि दो औरतें जब आपस में लड़ती है तो सबसे पहले एक चीज शहीद होती है, वो फेमिनिज्म होता है. और वो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन ही यही है जो मैंने अभी लाइन बोली है, द ऑप्रेस्ड डोंट नो दैट दे आर ऑप्रेस्ड. उनको पता ही नहीं है वो ऑप्रेस्ड हैं. तो वो जिस तरीके की बातें एक दूसरे से करेंगी, उनको पता ही नहीं है कि मे बी दे आर हर्टिंग ईच अदर्स बॉडी इमेज, और या फिर किसी के सेल्फ कॉन्शियस सेल्फ इमेज इश्यूज ट्रिगर आप कर रहे हो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड दैट इज मी टेलिंग द वर्ल्ड कि ऐसा होता है, दिस इज नॉर्मलाइज. इफ यू आर गेटिंग ऑफेंडेड बाय व्हाट आई एम सेइंग, देन डोंट लेट इट हैपन. I'm just a messenger. I am telling the things which are happening. Don't get offended by that. Get offended when it happens and change that. That is when the true colors of feminism will fly. I have seen 1,000 flag bearers who have done nothing. और पता ही नहीं है ना कि किस लिए लड़ रहे हैं. Feminism is not about beating men in their game. Feminism is not about being better than men. It's about uplifting women. Men should be put out of the equation right then and there. Feminism is not about men. मतलब अगर apart from that, you know, वो फिर एक दूसरी लड़ाई हो जाती है. वो दूसरी लड़ाई हो जाती है. It's about then it's gender wars. और वो फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली इतने सालों की है. वो तो वो रहेगी ना, क्योंकि इतिहास कितना पुराना रहा है. पर अब चीजें बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं. और मैंने ना बहुत लड़कों को यही बोलते देखा, आ गई फेमिनिस्ट, आ गई ये, यार फेमिनिस्ट से पंगा नहीं लेना, ये मतलब वो डरते हैं. वो एक अच्छा डर नहीं है उनके अंदर. ये डर है कि अभी तो ये कुछ भी ऐसे बोलने लग जाएगी, ये चलना है ना, ये यहाँ पे मत करना. तो ये जो आपकी बात है ना कि इट्स वेरी फ्रेजाइल, तो वो चीज अच्छे से अप्लाई होती है. इट इज वेरी फ्रेजाइल. एंड टॉकिंग अबाउट मेन आल्सो, लाइक यू, I would say the real example of feminism would be a girl working in the favor of women, but also knowing simultaneously that there are so many things which happen wrong with men. Like tomorrow, for example, if I go up to someone and tell them कि भाई I was in a relationship which was domestically abusive, nobody will believe me because I'm 6'3", I'm well built, और मैं अगर किसी को बोलूँ कि भाई एक लड़की ने ऐसा थप्पड़ मारा मेरे मुंह पे कि मेरे मुंह से खून निकल गया, वो नहीं मिलेगा. A true feminist will understand this part as well and will understand that part as well. A true feminist will work in the upliftment of the society as a whole, not in the upliftment of a gender, because फिर वो gender wars हो जाता है. And that is my feminism. That is my kind of feminism. Like I would never try कि मेरी गर्लफ्रेंड को बॉडी इमेज इश्यूज हो, या फिर I would never try to say something जिसकी वजह से सारी चीजें उल्टी सीधी. Like I have to be very conscious about it. So yeah, that's my take on it. और पता है एक और चीज मुझे बड़ी फनी भी लगी कि आप जैसे आप हरियाणा से हो, है ना, और आप पेट्रियार्की की बात करते हो अपने ही उधर लोगों के, अपने ही कैरेक्टर्स की एग्जांपल लेके. तो आप मुझे बताओ कि अब जब आपने
ये इतना फ्रेजाइल सा टॉपिक जो है ये उठा लिए, तो क्या क्या आपका क्या टेक है इस पे पेट्रियार्की? मेरा पेट्रियार्की बहुत स्ट्रॉन्ग टेक है कि पेट्रियार्की बहुत जगहों पे गलत है. My mom could have been a deputy commissioner of police today, but she is not. She is a simple housewife, and she has been a housewife since the last 30-35 odd years since the time I have seen her, and that is because of patriarchy. Because my grandfather didn't allow her to work. So these things are wrong. तो मेरा तो बहुत strong take है. I come with a very personal vendetta against patriarchy कि भाई नहीं, you might earn the bread and butter, which is good, but who makes that bread and butter edible should also have equal rights, right? कि अगर तुमने, for example, if a man is buying the bread for the house and if the lady is cooking, I would still not say that that's the ideal situation. कि it's not a role and responsibility, कि मैं roles divide नहीं कर रहा हूँ, but मैं एक example दे के बता रहा हूँ. तो भाई उनको भी इज्जत, अगर उनके पास भी अपॉर्चुनिटी आती है to do something better in life, कि जहाँ पे वो नौकरी ले लें, भाई she has equal right. पेट्रियार्की क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, वक्त लगेगा, जाएगा, पर जाएगा. सबसे पहले तो आपको लगता है? मुझे लगता है जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, शहरों में, गांव की बात नहीं कर रहा, शहरों में कुछ तो बदलेगा. शहरों में बात तो यही है ना कि जहाँ पे एक्चुअल में बदलना चाहिए, जहाँ पे एक्चुअल में विक्टिम है बैठे हुए, वहाँ तो इतनी बात नहीं हो रही ना यार. विक्टिम्स हर जगह है. शहरों में भी बहुत डोमेस्टिक अब्यूज के केस आते हैं, नॉट जस्ट अगेंस्ट मेन, वुमेन आल्सो. शहरों में, गांव में फेक डाउरी केसेस भी आते हैं, बोथ अगेंस्ट मेन एंड वुमेन. रियल डाउरी केसेस भी आते हैं. प्रॉब्लम्स हर जगह है. तो वो कहीं ना कहीं से एलिमिनेट होना स्टार्ट होगी. और मुझे लगता है जो अभी की जनरेशन है, जेन जी, आई थिंक, मैं कल ही इनफैक्ट ये बात कर रहा था कि जेन जी थोड़ा जल्दी मैच्योर हो रही है हमसे, या प्रिटेंड कर रहे हैं, या फिर प्रिटेंड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े मैच्योर हो रहे हैं. आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल एंड आई could not feel the age gap, you know, कि I come from a different generation, she comes from a different generation. कल मेरे को book shop पे ही मिली थी and we just got into a conversation and that's when I realized that these people are maturing. और जो आगे वाली generation आएगी वो और जल्दी mature होगी. तो maybe जो ग्राउंड अप होगा ना, जब वहाँ से आपके जो फॉर्मिंग ईयर्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मेच्योरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सेस बहुत चीजों का मिल गया ना. अब तो मतलब जैसे मैं मिलेनियल्स की अगर बात करूं, उनको तो कब जाके इंटरनेट मिला, है ना, कब जाके मिला बताओ. मुझे आई थिंक आई रिमेम्बर आई वाज ऑन अ प्लान कॉलेज टाइम पे, जहाँ पे आई थिंक अगर आप 200 का रिचार्ज कराओ तो आपको 1000 SMS मिलते थे. मेरे को मेरा फेसबुक अकाउंट आई थिंक मैंने 2013 में खोला है. दैट इज व्हेन आई वाज गिवन एक्सेस to the internet. 2013 is when I got the access to the internet. And yeah, I think internet will change a lot of things as well, good and bad both. People need to mature up and they are. और awareness भी उसकी वजह से आ ही रही है. I think but it also has a downside. Then you get a lot of opinions also. जो चाहिए भी नहीं. Unnecessary opinions. लेकिन my opinion, my choice. Yes, वही वाली चीज़ है. And there goes feminism out of the window. बढ़िया. स्वाहा हो गया. हाँ, बिल्कुल हो गया. अच्छा, एक और चीज बड़ी चल रही है, that is red flag and green flags. है ना? तो क्या आपकी क्या इस पे राय है, क्या इस पे? मुझे 4 महीने पहले पता चला रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का मतलब. So I'm so slow. Somebody asked me. I was doing an Instagram live. Somebody asked me, so why don't you write something on LDR? And I was like, bro, I don't do drugs. I thought LDR is a drug. It turned out to be a long distance relationship. Oh. So for me, red flag and green flag and all these things, they don't make sense. I think a human is a human, but these are all Gen Z slangs. So Gen Z से मैं वैसे भी relate नहीं कर पाता हूँ. It's a Gen Z is an entertainment. But Gen Z आपसे relate कर लेती है. हाँ, they कर लेते हैं. वो कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ आगे वाली generation भी relate करेगी कहानियों से. तो वो तो they are evergreen. But yeah, so red flags and green flags, I think very subjective opinion towards anything. आपके red flags अलग हो सकते हैं, मेरे red flags अलग हो सकते हैं. बट हाँ ठीक है, टू ईच इज ओन. जिसको जो सूट करता है आप करें. मतलब मैंने तो ग्रीन फ्लैग्स के रिश्ते टूटते हुए देखे हैं और मैंने रेड फ्लैग्स के चलते हुए देखे हैं. बिल्कुल डार्क ग्रीन हो गए होंगे ना. बिल्कुल. बट एक इंसान में आपको आपके हिसाब से अगर पूछा जाए तो एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या हो सकता है?
एक इंसान में कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करता रहना पड़े, वो मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और आपको इसलिए प्रूव करते रहना पड़ेगा बार बार क्योंकि वो इंसान अपनी बॉडी में सिक्योर नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज वन पर्सन दैट आई वुड नेवर वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद, बिकॉज वो स्ट्रगल ही चलता रहेगा सारी उम्र। अरे चैट खोल के दिखा दो, ये खोल के दिखा दो, नहीं करना यार, नहीं पढ़ना। And now that you know the meaning of green flag and red flag, so what's the biggest green flag in a girl? The biggest green flag in a girl for me would be I think someone जिसके साथ रात को बैठ के खाना खा सकूं यार मैं आराम से, जो मेरे से ये ना पूछे कि अच्छा शो कैसा था, शो लाइफ कैसी चल रही है। वो पूछने के लिए मेरे पास ऑलरेडी 1000 लोग हैं, मेरे को नहीं चाहिए वो दुनिया। मैं एक दूसरी दुनिया में आता हूँ, मैं घर आया हूँ, घर पे घर जैसा माहौल होना चाहिए, जिसके साथ रात को बैठ के आराम से मैं खाना खा सकूँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख सकूँ। और मेरी सिंपल प्रायोरिटीज हैं कि एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे संडे आई वेयर अ सूट, यू वेयर अ ड्रेस, लेट्स गो फॉर अ डेट, एंड ऑफ स्टोरी। जिसमें हम शो के बारे में बात नहीं करेंगे, शो लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम घर के बारे में बात करेंगे, जो हमारी जिंदगी है, जो उसकी जिंदगी, जिसके साथ मैं जिंदगी वक्त काट सकूँ यार, बेसिकली सुकून मिल जाए मेरे को। और वो बहुत आसान होता है ढूंढना। एक इंसान का आपके साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है। एक इंसान का आपसे ये महसूस कर पाना किसी इंसान के साथ कि ये इंसान मेरा घर है, बस वो है। और बहुत सिंपल सी फीलिंग होती है। सो आज की जनरेशन में क्या हो रहा है ना कि सेक्स तो मिल जा रहा है लोगों को, सुकून नहीं मिल पा रहा है। कि वो क्या था, आजकल की मोहब्बत के अजब सितम, चेहरे पर शुरू बिस्तर पर खत्म। तो और वो मिल तो जा रहा है, मतलब मेरे को हो गया, ठीक है, आई एम ग्रोन बियॉन्ड दैट एज, मेरे को तो सुकून ही चाहिए भैया, सो के सुकून मिल जाए, नींद आ जाए, सुबह उठे एकदम ताज़ा सुबह। उस दिन मैं चाय पीऊंगा, मैं फिर उस दिन मैं चाय पी लूंगा और फिर जाऊंगा दफ्तर मजे से आराम से। सॉर्टेड है मेरी लाइफ, मतलब दैट वे। और वो मेरे को अभी नहीं मिल रहा है। सो मैं अपने साथ इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं ऐसे भी अपनी पूरी जिंदगी काट सकता हूँ। पर अगर वो मेरी जिंदगी में कभी कोई आएगा ना ऐसे इस तरीके का, अगर मेरे को महसूस होता है, मैं उसे कभी ब्लॉक आउट नहीं करूंगा कि यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज वॉक इनटू माय लाइफ एंड मेक इट ब्यूटीफुल। तो ये तो लाइफ आपने खुद चूज की है कि नहीं चाहिए अभी, ठीक है, आत्मनिर्भर है हम। बट ऐसा फेज भी तो आया होगा ना, कैसा फेज? कि जब है कोई लाइफ में और अच्छा लग रहा है, कोई है। हाँ, जब मेरे को अच्छा लगा है, लोग चले गए, तो मेरे अब मैं अच्छा फील नहीं कराता हूँ आपको जानबूझ के। तो आई एम दैट guy who doesn't feel anything, because after a point of time you develop this fear of detachment from people. Okay, that process is very painful, yeah. But also when you stay alone for a very long time, then you're like you're missing that. वो शादी का लड्डू वाली बात बहुत सही है, वो एक्चुअल में ऐसा होता है। But I have felt very peaceful in a few of my relationships. Like my first relationship, I remember. That is probably the only relationship I have like lots and lots of regrets about. That I was the wrong guy there. I should have been more kind and more understanding, because the girl, if I were to put it in simple words, she was the one who got away. And yes, वो मेजॉरिटी मेरे को बहुत बाद में आई, एंड देन आई अपोलोजाइज्ड। बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट। और कितनी बार ये जो प्रोसेस है, ये दिल दुखाने वाला, दिल टूटने वाला, ब्रेकअप्स, ये कितनी बार हो चुका है? आई स्टॉप्ड काउंटिंग आफ्टर 4। हाँ हाँ, लेजिट आई स्टॉप्ड काउंटिंग आफ्टर 4। दिल तो बड़ा नाजुक सा होता है, हर बात पे टूट जाता है, कभी भी टूट जाता है। बट रिश्तों में मेरा ऐसा हुआ है कि I've not had very casual heartbreaks. I've had very serious heartbreaks. You know, there is a heartbreak which is painful, where you cry out loud, you scream. There is a heartbreak where your heartbreak takes a creative outlet. And then there is a heartbreak where you are disappointed and you feel nothing. So I've had all three kinds of heartbreaks, and these are all very rigorous process. But the third one, where you feel absolutely nothing but disappointment, that's probably one of the most
one of the most sad things to ever happen to a relationship. मतलब try to fix it while you can. But वो that relationship, like that kind of breakup really hurts me. Like if I were to fear getting into a relationship, मेरे को उन breakups का नहीं होगा कि जहाँ पे मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा, नहीं, और जहाँ पे मेरी आर्ट निकलेगी, नहीं, मेरे को उन ब्रेकअप से डर नहीं लगा, मेरे को ये तीसरे वाला जो होता है इससे डर लगेगा. दैट इज माई वर्स्ट फियर कमिंग ट्रू. एंड डू यू थिंक कि ये जो पूरा प्रोसेस रहा है इसी की वजह से बहुत हेल्प हुई है इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और इफ आई मे से कि ये जो आपने पूरी स्टोरी लिखी है इसकी वजह से कहीं हेल्प हुई हो? नहीं. तो ये बात सच नहीं है कि टूटे हुए दिल से बहुत अच्छी आर्ट निकलती है यार? नहीं. तो अगर टूटे हुए दिल से बहुत अच्छी आर्ट निकलती तो रोमांटिक गाने एग्जिस्ट ही नहीं करते. बहुत बहुत गलत कॉन्सेप्ट है ये, जेंजी वाला नोशन है, और वो बहुत उसका कोई बेस नहीं है. अगर इंसान खूबसूरत महसूस कर रहा है तो वो लिखेगा खूबसूरत. अगर कोई उदास महसूस कर रहा है वो उदास लिखेगा. इट्स जस्ट दैट हमारी ह्यूमन साइकी में हम हैप्पीनेस को बहुत अंडर वैल्यू करते हैं कंपेयर टू ग्रीफ एंड सैडनेस. तो हमारा जो सैडनेस और ग्रीफ वाला स्टेट होता है ना, वो हम उससे ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो वो ज्यादा हमें स्ट्रांग लगता है. बट दिस इज इक्वली स्ट्रांग. मेरी कितनी सारी पोइट्रीज हैं जो इतनी खूबसूरत मैंने लिखी हुई हैं, दे आर रोमांटिक. एक मैंने लिखा था अबाउट दिस गाय who has been deeply, madly and truly in love with this girl, and the kind of the breakup that I spoke about just right now, about that girl who got away. So I had that thought in my mind, and that's when I wrote this कि आएंगे लौट कर तेरे शहर एक दिन जब जिंदा रहने का ख्याल मौत के ख्याल से जीत रहा होगा. उस दिन पूछेंगे तुमसे कि जब कुर्बानी मोहब्बत की हो तो हासिल ख्वाब ला हासिल लगता है क्या. और फिर मैं धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें बताता जाता हूँ, और एंड में मैं ये बात खोलता हूँ कि आएंगे लौट कर तेरे शहर एक दिन, मैं नहीं हूँ, वो लड़की मुझसे कह रही है. इट इज़ मी. ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सेड कि मैंने मोहब्बत की कुर्बानी दे दी है ख्वाब की खातिर, वो सारी चीज़ें वो मैंने करी हैं एज अ राइटर. एंड देन आई फ्लिप द पर्सपेक्टिव. इट्स वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक आप हर इमोशन में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. और पता है जैसे ही हार्ट ब्रेक की बात होती है, और फिल्म्स में भी हमने देखा है, गानों में भी देखा है, तो हमेशा ना हम एक कि कोई तो लड़का है तो लड़की के बारे में सोचेगा, लड़की है तो लड़के के बारे में सोचेगी. लेकिन एक और हार्ट ब्रेक है जो कि होता है कि जब आप अपने किसी बहुत स्पेशल पर्सन को खो देते हो, बीट योर पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, वो जो हार्ट ब्रेक होता है ना, वो जो आपका ये पूरे लाइफ के सर्कल पर से विश्वास उठता है कि क्या है यार ये, और वो जो विश्वास भी होता है कि यार दिस इज लाइफ, है ना. सो वो जब आपके साथ हुआ तो क्या फीलिंग हुई? आई रिमेंबर जब दादी गई तो आई कुडंट सी माय दादी फॉर द लास्ट टाइम. वो था. एंड जब दादी गई तो आज भी गांव जाता हूँ तो अजीब सा हो जाता है कि दादी नहीं है. आज भी फिर भी जहाँ पे घर बना हुआ है तो घर के पीछे एक अमरूद का पेड़ था, अमरूद के पेड़ के नीचे खाद डाल के दादी कहानी सुनाया करती है आज भी. एंड दिस इज विदाउट ब्रेक. मैं पीछे जाता हूँ उस अमरूद के पेड़ को देखने के लिए, फॉर सम ऑड रीजन मैं जाता हूँ, और हर बारी दिल में ये उम्मीद होती है कि दादी बैठी मिलेगी. और जबकि दादी की फोटो लग गई है दीवार पर, उन पर उनकी डेथ एनिवर्सरी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी सब लिखा हुआ. बट फिर भी ये कमबख्त जाता है लड़का पीछे देखने के लिए कि भाई एक बारी को दादी शायद दिख जाए, पर वो नहीं दिखती है. वो एक अलग तरह का लॉस है, वेयर अ पर्सन is in a state of acceptance and also simultaneously in denial out of hope कि मिल जाए. वो आपको अलग तरीके से तोड़ता है. वो एक ऐसा void क्रिएट करता है जिसमें जो आपको पता नहीं था कि पहले एग्जिस्ट करता है. क्योंकि इन रिश्तों को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हम ठीक है गर्लफ्रेंड ने दिल तोड़ दिया तो भैया हमारा दिल टूट गया, पर माँ बाप के साथ भी हमारा एक रिश्ता है, या फिर दादी दादा भाई बहन सबके साथ एक रिश्ता है जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और ये सच्चाई है, हम लेते हैं. पर जब वो अचानक से गायब होता है ना, तब आपके पास एक वॉइड आता है. आप मेरे को एक चीज बता दें, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एक लड़का और लड़की है, उनका रिश्ता टूटेगा तो उस वर्ड को क्या कहते हैं हम? ब्रेकअप.
जब एक मम्मी के साथ अगर रिश्ता टूटेगा उसको क्या कहेंगे? उसको तो कहेंगे? जिंदगी तबाह। नहीं, पर वर्ड क्या है कोई वर्ड नहीं है ना, इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम इस चीज को। वो वर्ड जब क्रिएट होता है ना तो हमें पता नहीं आता प्रोसेस कैसे करना है। यू टॉक्ड अबाउट होप, और यही चीज है जो कि हमने मतलब है हमारे अंदर, और अच्छी चीज भी है। जैसे जब कोई जाता है आपकी फैमिली का, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, तो सब आके ना यही बोलते थे कि कोई बात नहीं, वो अच्छी जगह पे हैं, वो किसी बहुत अच्छी जगह पे गए हैं। और जो अच्छा इंसान होता है ना, एंड मतलब वी लॉस्ट हर व्हेन शी वाज लाइक अराउंड 40s, अपने 40s में होंगे, तो शी वाज वेरी यंग इन दैट वे। तो सब बोलते थे कि ना अच्छे लोगों की ना ऊपर भी नीड होती है, इसीलिए बुला लिए गए। लेकिन यार ये फेक होप क्यों देते हैं? मतलब आई थिंक कि उनको बोलना चाहिए ना कि जब आप जाओगे तो बताना जरूर मेरे को कैसा ऊपर है कि नहीं। और ये होप आई थिंक कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर लाइफ गोइंग, है ना? क्योंकि वही है कि जो तो चला गया, लेकिन उसके बाद just remember them, just remember them and make sure a part of them, part of theirs lives inside you every day. Every morning I wake up, whenever someone talks to me about stories, कोई कहानियों के बारे में पूछता है तो मेरी दादी जिंदा हो जाती है उसी वक्त, उसी मौके पे। क्योंकि मैं बात करूंगा तो अपनी दादी का जिक्र जरूर आएगा, मैं बात करूंगा तो मेरी दादी के तरीके से बात जरूर करूंगा। Make them a part of your personality. That is how to remember them. And I think this is their afterlife. This is When they talk about they live with us. उस दिन जब आप तालकटोरा स्टेडियम में बैठी थी, जिस दिन मोहब्बत जिंदाबाद मैंने आपके लिए परफॉर्म किया, एक छोटा सा हिस्सा मेरे आपके पास भी आ गया। When somebody asks you about Jaisik, you'll have something to say about him. That is me living through you. And that is how everybody lives through us. So remember them. Just remember them. Don't tell the world how they were, what not. Just remember them. And that is when you'll feel the strength. I found strength at my lowest. And that was not through me. That was through the people I have lost. बिल्कुल। सो अब मैं आपको कुछ वर्ड्स देने वाली हूँ, और आपको अपनी कुछ जो भी आपने लिखा हो उसके अराउंड आप जरूर बताना। अच्छा, ट्राई करते हैं, चलो। याद तो नहीं रहता, ठीक है। विल ट्राई। सो द फर्स्ट वर्ड इज दूरी। दूरी। तेरी याद में लिखे खत मिले हैं, हिजर के तोहफे वक्त बे वक्त मिले हैं, किस्सा मोहब्बत का यूं शादाब रहा कि नाजुक फूल भी हमें सख्त मिले। आय हाय हाय क्या बात है, बहुत सही यार। सेकंड इज सपने। सपने मुझे दो इतनी उलझने कि जीतने में जान लगे, और फिर जब जीत लिखूं तो पूरा आसमान लगे। मैं जिंदा भी ऐसे हूं कि सोचोगे जिंदा कैसे, और मैं मुर्दा भी ऐसा कि देखो तो जान में जान लगे। अमेजिंग। नेक्स्ट इज माँ। माँ, सोचा आज दुआ कर दूं, तेरा नाम पढ़ दूं, नाम लेकर तेरा खुद को बदनाम कर दूं। अगर आपको मुझे आज भी there was this point, there is another one. I forgot, I remember the second line but I don't remember the first line of it. वो माँ के ऊपर थी कि तूने आज भी दिया जलाया होगा, तूने आज भी उम्मीद रखी होगी, तू आज भी पीछे से मेरे कमरे में गई होगी। When I said कि I was in Australia at that point of time कि and I remember I used to think about my mother, कि what my mother would be doing at that point of time. I could only imagine her कि वो मेरी अलमारी में गई हैं और मेरे तय किए हुए कपड़े उनको उन्होंने खोला है और फिर उन्होंने फिर से तय कर दिया। And that is how I would visualize my mother there. तो उसी पे लिखा था मैंने, तूने फिर से उम्मीद जलाई, तूने उम्मीद रखी होगी, तूने दिया जलाया होगा, तू आज भी फिर से मेरे पीछे से मेरे कमरे में गई होगी, something like that. नेक्स्ट इज डर। डर। मैंने डर पे कभी नहीं लिखा है शायद, या नहीं लिखा है। शहर तो रोज आती है, तमन्नाएं शहर नहीं आती। कि शहर मतलब पता है ना आपको? शहर इज शाम ना? शाम। शहर तो रोज आती है, तमन्नाएं शहर नहीं आती, जान तो रोज जाती है मगर नजर नहीं आती। और एक और लिखा था मैंने कि जाने किस मोड़ पर मिलेगा जय तेरा ख्वाब तुझको। ये मैं सिडनी गया था तब लिखा था मैंने।
आई रिमेम्बर मेरे सामने से ट्रेन जा रही थी और मैं उस ट्रेन को ऐसे, मेरा तब सपना होता था मैं स्टेज पे जाऊँगा और मैं सिडनी में सरकारी मुलाजिम था, सारी चीज़ें थी, तो मेरे सामने से एक ट्रेन जा रही थी और मैं उस ट्रेन को ऐसे जो रेलवे स्टेशन है उसके फर्श पे बैठा हुआ था, पीछे दीवार पे कमर लगा के, और वो ट्रेन जाती है ऐसे। और फिर मैंने लिखा था, पता नहीं अचानक से थॉट आया कि जाने किस मोड़ पर मिलेगा जय तेरा ख्वाब तुझको, हर एक मोड़ पर एक नए खौफ से मिलता है तू। नेक्स्ट इज चीटिंग। चीटिंग बहुत सारी हैं। वी आर रेडी फॉर दैट। कि एक तो वही थी कि आजकल की मोहब्बत के अजब सितम, चेहरे पर शुरू बिस्तर पर खत्म। दूसरा है कि अब तो उसी से रख अगर रखे वफा की उम्मीद, जिसके बिस्तर पर पड़ी है वफा की लाश मेरी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीटिंग पे लाइंस ऐसी भी हो सकती हाँ, बिल्कुल हो हंसा दें सकती हैं, आपको। बिल्कुल हो सकती हैं, और हैं, और भी हैं, अभी रुको आ रही है, इट्स कमिंग। गैर से बातें करना, गैर से दिल मत लगाना, जाना तुम कोई नई नस्ल की मोहब्बत मत बन क्या था, गैर से बातें करना, गैर से दिल मत लगाना, तुम नई नस्ल की मोहब्बत मत बन जाना। और एक था जो मेरे को याद नहीं आ रही है, मेरे को जो एक पॉइंट था जो ये था कि अरे देयर वाज दिस वन, आजकल की मोहब्बत, हाँ, कि जिस्म खुश रूह उदास लिए फिरते हो, ये किस किस्म की मोहब्बत किए फिरते हो। आई कैन राइट अ बुक चीटिंग। हाँ। उसमें सिर्फ बहुत लोग खरीदेंगे इसको गिफ्ट करने के लिए आगे लोगों को। थैंक यू। मुंह पे मार के जाएंगे। ऑलराइट, मोहब्बत। देयर वाज वन, सोचा आज दुआ कर दूं तेरा नाम पढ़ दूं, नाम लेकर तेरा खुद को बदनाम कर दूं। एंड मोहब्बत भी तो बहुत है कि एक मैंने थॉट लिखा था, मैं वो थॉट आपको जरूर सुनाना चाहूँगा कि कई बार मोहब्बत आपको किसी शख्स से इतनी हो जाती है कि वो चला भी जाता है, आप फिर भी मोहब्बत में रहते हैं उसके हर ख्याल से, उसकी हर बात से, और ऐसा लगता है कि उससे पहले आपने जब मोहब्बत की थी तो वैसी मोहब्बत कभी हुई नहीं, शायद आपको कभी मोहब्बत हुई नहीं, दिस वाज द फर्स्ट टाइम। एंड उसके ऊपर एक थॉट लिखा था, ये ना तो शेर है, ना शायरी, ना ख्याल है, ये सिर्फ एक डायलॉग है। वो लिखा था कि ना तुझसे कोई पहले, ना तेरे कोई बात, अब तुझसे मोहब्बत है और मोहब्बत जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत सही। कि तुझसे पहले कोई नहीं आएगा, तेरे बाद कोई नहीं आएगा। अच्छा, टेल मी, सॉरी ये रिदम ब्रेक कर रही हूँ वर्ड्स वाला, लेकिन ये जब आपने बताया कि ब्रेकअप हुआ है ना, तो मैंने देखा है कुछ लोग ना बिल्कुल ऐसे चले जाते हैं ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तुझे पता चलेगा तूने क्या खोया है, या ऐसे कि आप एक इंसान से जितना तब प्यार करते थे एक टाइम पे कि उसके फ़ोन कॉल के बिना आप सो नहीं सकते रात में, उसके गुड मॉर्निंग के बिना आपकी सुबह की शुरुआत नहीं हो रही है, क्या इजी होता है क्या उसको इतना नफरत कर लेना? तो ये क्या होता है? मैं नफरत नहीं करता हूँ, मैं खुद से वादे कर लेता हूँ, मेरा वही होता है। आई थिंक मैं खुद को ये बोल देता हूँ कि और मेरा ब्रेकअप पॉइंट भी ना तब आता है जब मैं अपना 200-300% दे चुका होता हूँ, जहाँ पे मेरे पास अब ये होता है कि इससे ज़्यादा मैं दूंगा ना, अब तो बस खाली बच गई मेरे पास देने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये है कि भैया रिश्ता तोड़ेंगे अगर अभी तो आप जाएंगे और मुझे दुख भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेके कि इस रिश्ते को मैंने अपना सब कुछ दे दिया। तो मेरा इंतकाम कुछ नहीं होता है, मेरा बस ये होता है कि मैं अब खुद पे काम करूँगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कौन क्या सोच रहा है, क्या कैसे उनकी लाइफ चल रही है। मैं एक बारी बढ़ गया ना आगे, तो अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, और मैं तुम्हें इतना वक्त दूंगा कि तुम मुझे आगे बढ़ने से रोक लो, पर मैं बढ़ गया तो फिर पीछे नहीं आऊंगा। ऑल्सो मैंने आपकी प्रोफाइल पे एक पोस्ट देखा था कि आपने ऐसे पूरा कैरोसेल टाइप डाला था, वीडियोस का कैरोसेल था, एंड यू वर डूइंग दीज क्यूट थिंग्स, गाने के आप गाने की लिपसिंग कर रहे थे, और आप कैप्शन उसका ये था कि व्हेन आई वाज इन रिलेशनशिप आई यूज्ड टू सेंड दीज वीडियोस टू माय गर्लफ्रेंड। तो प्यार आपसे ये चीजें करा देता है। उसका कैप्शन भी याद है मुझे कि मोहब्बत में इंसान खूबसूरत लगता है। तो और क्या क्या ऐसी चीजें की हैं आपने? मैंने बहुत सारी चीजें करी है, आई थिंक आज आपको बताता हूँ, मैं एक बहुत खूबसूरत चीज करी थी मैंने। खूबसूरत तो पता नहीं, महंगी जरूर थी, पर आज की डेट में तो दिमाग वही सोच पाए, बट it was one of the most beautiful things that I had done. मेरी ना एक आदत है that I don't usually spend too much on myself. मेरे को दो चीज़ों का शौक है, मेरे को जूतों के
और मेरे को एक घड़ी का शौक है, मतलब ये 2 शौक हैं, इसके अलावा मेरे को कोई तीसरा शौक नहीं है, मतलब बाइक्स का है ये तो वही वाली बात कर रहा हूँ मैं आई डोंट ड्रिंक बट बियर जिन वोडका ये बस लास्ट वीक हो गया थोड़ा बट हाँ शूज वॉचेस एंड बाइक्स 3 चौथा नहीं है आई स्वेयर चौथा नहीं तो फिर आई वाज वॉकिंग अराउंड इन सिडनी विद माय लव्ड वन एंड एक बहुत प्यारा मोमेंट हुआ कि ऐसे सामने ना सिडनी वेरी हाई राइज बिल्डिंग्स एवरीवेयर और एक रेड लाइट थी, रेड लाइट पे एक गाड़ी आके रुकती है ऑडी A4 कन्वर्टेबल एंड देयर वाज अ बॉय एंड गर्ल सिटिंग एंड द गाय स्टॉप्स और वो ना ऐसे कन्वर्टेबल की रूफ डाउन कर देता है एंड द गर्ल जस्ट स्टैंड्स एंड उसके बाल ऐसे झूल रहे हैं, हवा चल रही है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइड। मतलब मैं और वो जो लड़की मेरे साथ में थी हम लोगों ने रुक के देखा एंड शी वाज लाइक जय दिस इज सो ब्यूटीफुल यार, मैं यार स्पेल बाउंड यार डूड, दिस इज सो अमेजिंग सो ब्यूटीफुल। मतलब वो एक इतना प्यारा रात को वो सीन बन गया था। सो नेक्स्ट डे आई वाज लाइक कि क्या करेगा पैसे का, मैं गाड़ी ले आया था फिर आई डिड द सेम थिंग, वो गाड़ी में बैठे convertible roof down, remember now you stand, this is your moment and this is you live it. So I've done so many things like these are one of those things and then I used to send her videos every now and then, random videos, very random videos. मेरे को सड़क पे कुछ ऐसा बढ़िया सा कुछ दिख गया तो उसकी एक रैंडम फोटो भेज दी, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है उसकी एक रैंडम फोटो भेज दी, जस्ट अ कांस्टेंट रिमाइंडर दैट आई एम हियर। सो या आई हैव डन little things matter. और यही चीजें मतलब वो कहते हैं ना कि हम जब नहीं होते इस सिचुएशन में तो हम दूसरों को देख के कहते हैं क्या निब्बा है यार, क्या निब्बे वाली हरकत है, क्या निब्बी हरकत है, सब निब्बा निब्बी हैं, सब निब्बा निब्बी हो जाते हैं। It's a world of निब्बा निब्बीज we are living in it. But मतलब खुश तो होते हैं ना ये सारी चीजें करके। I mean you'll laugh at it until you don't experience it. Yeah. That's the thing. Okay, so coming back to the segment, next word is एक तरफा प्यार। यार मैं ये सोचता हूँ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं करता है, एग्जिस्ट कैसे होता है, उसको ऑब्सेशन कहते हैं। ओके नहीं यार मोहब्बत तो इबादत होती है ना, पूजा होती है, पूजा भगवान की भी करता है। आप ये मानते हैं कि वो आपकी रक्षा करता है, आप पे मेहर करता है, जब आपको पता है कि दूसरा इंसान शायद आपको जानता है शायद नहीं जानता है, वो आप पे मेहर नहीं कर रहा है, तो मोहब्बत नहीं होती, वो ऑब्सेशन होता है। मैं एक तरफा प्यार में बिल्कुल नहीं मानता, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। एक तरफा इन्फैचुएशन हो सकती है, इन्फैचुएशन हो सकती है, वो इन्फैचुएशन को तो मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ। मतलब होगा तो मेरे को एक्सट्रीम लेवल का प्यार होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने शायद एक तरफा प्यार पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है क्योंकि वो इमोशन मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, सो द लास्ट वर्ड इज मशहूरियत, मशहूर। तन्हा हो रहा है, मशहूर हो रहा है, वो लड़का गांव से शहर हो रहा है। क्या बात है। बहुत सही, बहुत सही। और ऑब्वियसली हम थोड़ा टाइमलाइन आगे खिसक गए, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कब रियलाइजेशन आई कि मैं भी बढ़िया लिख लेता हूँ पहली बार? मेरे को आज तक नहीं आई है। नहीं आई, बट इतना वाह करते हैं लोग तब भी नहीं आई आपको? मेरे को कभी वो आएगी भी नहीं और मैं चाहता भी नहीं कि कभी आए। जब इंसान के अंदर उसको ये रियलाइज हो जाता है ना मैं किसी चीज में अच्छा हूँ, उसके अंदर घमंड गुरूर तकब्बुर, ये मॉडेस्टी है या क्या है? ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा ही हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट नो वेयर आई एम हेडेड एंड आई वुड लाइक टू कीप इट दैट वे। आई बिलीव इन रैंडमनेस, आई बिलीव इन पैटर्न इन केओस। मेरे को जिस दिन पता चल गया ना कि मेरे को ये करना है, मैं वो कर नहीं पाऊंगा। मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। जैसे मेरे को पता चल गया ना कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मेरे अंदर घमंड है, मेरे को नहीं चाहिए यार। मैं आई ऑलवेज वांट टू बी अनश्योर अबाउट माय आर्ट सो दैट आई कैन कीप ट्राइंग टू मेक इट बेटर। जैसे मेरे को पता ही चल गया कि अच्छा है उस दिन, मैं तो उस पर काम ही करना छोड़ दूंगा ना। सो दैट्स व्हाई मॉडेस्टी कुछ नहीं है। मैं ऑनेस्ट, मैंने आपको बात बताई है। ट्रू फीलिंग है। ट्रू फीलिंग। आई ऑलवेज कीप आस्किंग फॉर फीडबैक्स। इज देयर इवन आफ्टर सक्षम इज देयर। ताल कटोरा के बाद भी मैंने इसको बोला था, मैंने बोला यार bro the show didn't hit me. बोलता वो that was because it has never hit you. अब स्टेज पे जो फील होता है, जो ऑडियंस को फील होता है, वो दो अलग अलग दुनियाएं हैं। तो मैं आई एम कॉन्स्टेंटली आस्किंग एंड सीकिंग फीडबैक्स। वो है। So क्या फोकस है अभी लाइफ पे?
to make Mohabbat Zindabad bigger, to give Mohabbat Zindabad what it deserves, to not follow a direction, to go everywhere, and to do Sydney Opera House in the end. Mohabbat Zindabad deserves Sydney Opera House, and I'll make sure, I'll bloody hell make sure that it gets it. बट ये डिफिकल्ट नहीं है कि आपने अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर दिया इस शो से, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट मोहब्बत जिंदाबाद एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट माय शो कि मैं अपना शो करूंगा या मैं वहाँ परफॉर्म करूंगा. बहुत ज़रूरी है. अगर आप उससे जुड़े रहेंगे ना, लोग रोते हैं, स्टेज पे मैं भी रो दूंगा. फिर लोग कहानी छोड़ के मुझे देखेंगे कि जय रो रहे हैं. फिर वो कहानी के लिए नहीं रो रहे हैं, फिर वो अचानक से मुझे देख रहे हैं. आशुतोष राणा जी है, उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी किसी पॉडकास्ट में, एंड आई थिंक ही टॉट मी समथिंग, एंड इंस्टाग्राम रील टॉट मी समथिंग कि तुम आंखों से कह देना, हम आंखों से पढ़ लेंगे. मेरा रोना नहीं, मैं अपने आप को डिटैच कर चुका हूँ. अगर मैं उस शो से इमोशनली अटैच्ड हूँ तो मैं उसकी बुराइयाँ नहीं निकाल पाऊंगा. मैंने अपने आप को बहुत अलग कर लिया. और मोहब्बत जिंदाबाद स्टेज पे जो जयसिंह है उसका है, ऑफ स्टेज वाले जयसिंह का नहीं है. वो ये वाला जयसिंह उस जयसिंह का राइटर है, और मैं उस राइटर की तरह ही बिहेव करना चाहता हूँ. बिल्कुल. आपने जैसे रोने की बात की कि मैं भी रो दूंगा, ये सब कुछ, आप इस चीज़ से कंफर्टेबल हो कि मतलब अगर किसी के सामने कभी रोना आ जाए तो कभी ऐसा तो नहीं लगेगा कि यार नहीं, लड़का हूँ, नहीं रोना? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों, लड़के रो नहीं सकते? लड़के बिल्कुल रो सकते हैं, बस वो हम रोते नहीं हैं. वैसे भी मेरा रोना आता तो है नहीं, बहुत रेयरली निकलता है. जब कोई बहुत ही इमोशनल मोमेंट हो, तारक डोरा के बैक स्टेज पे हम रोए, और क्या रोए आफ्टर द शो, और कौन नहीं रोया है. लाइक मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो थोड़ा रजनीगंधा खाते हैं तो उनके पूरा वो गले लग के वो आदमी मेरे, अब क्या है ना, हमेशा प्रोड्यूसर की तरह देखा है, थे दोस्ती यारी सब अच्छा था. अचानक से हमारे प्रोड्यूसर साहब रोने लग गए, मैंने हग कर लिया, मोटे से हैं, मेरे को मजा आ गया. और फिर हम हग करके, उनका मेरे कंधे पे सर है, मेरा उनके कंधे पे सर है, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है तकिए पे वो मैं तो. और भाई उन्होंने रोना स्टार्ट किया, अब छूटा मेरा रोना, जो मैं इतनी देर से कंट्रोल करके बैठा था कि मैं नहीं रोऊंगा, अब मेरा रोना स्टार्ट, अब हम दोनों रो रहे हैं. फिर उसके बाद दोनों को रियलाइज होता है कि हम तो लड़के हैं, हम रो नहीं सकते, तो फिर ऐसे रो रहे थे एक दूसरे गलत के. अचानक से अंकुर भार्गव घूमता है ऐसे, और मैं घूम गया हूँ ऐसे. अब वो इधर रो रहा है और मैं इधर रो रहा हूँ. दोनों की पीठ है लोगों की तरफ, पर रो रहे हैं. ठीक है. फिर उसके बाद पापा आए, फिर कंट्रोल हो गया, शांत हो गया. फिर पापा आए, पापा के कमरे में कम से कम कितने 30-40 लोग. मम्मी ने हक किया तो कंट्रोल कर लिया, पापा ने हक किया तो फूटे. और मैं आई थिंक आई हैव क्राइड 5 minutes. I've given my father a 5-minute long hug and I kept crying. वहाँ टूटे. और उस दिन तो रोए हैं, उस दिन तो बहुत मजे से रोए हैं, 30-40 लोगों के सामने रोए हैं. और स्टेज पे भी आ गया था एंड में रोना. वहाँ पे इतने सारे लोग, मतलब आई डोंट थिंक क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस. आई थिंक क्राइंग इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, दैट यू आर विलिंग टू पुट योर वल्नरेबल साइड आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. और आप फील कर रहे हो ना, फील कर रहे हो. मतलब मैं आपको क्या बताऊं यार, वो मेरे लिए क्या मोमेंट था वो, व्हेन माय प्रोड्यूसर स्टार्टेड क्राइंग. यार आई 28th of January 2023 Studio Expo Bar, the entire industry is watching the show and this is my second time getting on the stage. And I thought कि show अच्छा जाएगा. The show was not good as per my standard. The audience enjoyed it, but इंडस्ट्री के जो दिग्गज बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो 6-6, 7-7, 8-8 साल से परफॉर्म कर रहे हैं. उनका एक्सपीरियंस अलग है, उनके शो के लेवल अलग है. उनके हिसाब से वो शो लेवल अप टू द मार्क नहीं था. माय प्रोड्यूसर वाज आल्सो देयर. इट्स लाइक बहुत काम करना पड़ेगा जय, बहुत काम करना पड़ेगा. आज मजा सा नहीं आया. एंड सो मेनी हार्श थिंग्स वर सेड. फास्ट फॉरवर्ड दिस वन, 31st August 2024, सेम प्रोड्यूसर hugged me and the first thing that he said was, bro, too much respect, man, too much respect. And he's crying and saying too much respect. And my ears refused to believe that उन्होंने क्या कहा है. And so after he left, I asked the people who were in the room, like, did he say too much respect? I don't know if any of you two remember this moment when I asked कि too much respect बोला ना? And they said हाँ too much respect बोला. And I was like, one,
So that was the moment. That was cry or out. मैं तो कहता हूँ रो भाई रो. मेरा शो अच्छा होता है. बहुत बढ़िया. और ये काट देना. नहीं ये तो रखेंगे हम. इसी से शुरू करेंगे. बट थैंक यू सो मच जय. My थैंक यू सो pleasure, मच फॉर my योर pleasure. टाइम. बहुत मजा आया आपसे My बात करके एंड ऑल द वेरी बेस्ट. मोहब्बत जिंदाबाद. ऐसे मोहब्बत ही जिंदाबाद. जिंदाबाद रहे. और Thank you so much. It was my pleasure coming here, and I would hope to see you soon again at my shows. श्योर. सो आई जस्ट होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा जैसे हमें बहुत मज़े आए. और अगर आया है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो. और अगली एक और ऐसी वीडियो में मिलेंगे आपसे जल्द ही. तब तक के लिए स्टे ट्यून टू जी स्विच.